डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम यूकेपीएससी ए का जो एग्जाम 2022 में हुआ है उसके पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 131 से लेके 180 तक कवर करेंगे और ये इस पेपर का लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 में दिए है कोई रेजर्वोयर है, एम्प्टी कंडीशन में है और एलिमेंट्री प्रोफाइल है डैम की, तो हील और टॉप पे वर्टिकल स्ट्रेसेज होंगे, उनकी वैल्यूज क्या होंगे। तो एलिमेंट्री प्रोफाइल है तो ट्राइंगुलर सेक्शन होगा और एम्प्टी रिजर्वोयर है तो कोई वाटर प्रेशर तो यहाँ से लग नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ डैम का वेट लग रहा होगा जो कि लगेगा इधर से b/3 डिस्टेंस पे, क्योंकि ट्राइंगुलर सेक्शन है। तो यहाँ पे लोड लग रहा है W, टोटल वेट इसका। और बॉटम का सेंटर होगा वो यहाँ पर होगा b/2 पे, इधर से b/2 डिस्टेंस पे होगा, इधर से भी b/2 डिस्टेंस पे होगा। और कोई इस टाइप की लोडिंग लग रही है अगर जिसमें कि एसेंट्रिसिटी पे वर्टिकल लोड लग रहा है, तो वर्टिकल लोडिंग है उसके कारण उसमें कंप्रेशन तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा एसेंट्रिसिटी पे लगने के कारण वो बेंडिंग भी करेगा और उस बेंडिंग के कारण एक साइड में आएगा कंप्रेशन, एक साइड में आएगा टेंशन। इस टाइप की कंडीशन में अगर लोडिंग लग रही है तो सिग्मा का फॉर्मूला होता है सिग्मा V/B 1 प्लस माइनस सिग्मा E/B। ये फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं जब हम बेंडिंग स्ट्रेसेस को और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को कंबाइन करके लिखते हैं। अब यहाँ पे E की वैल्यू क्या होगी, E की वैल्यू होती है जो लोड लग रहा है वो और कॉलम का जो ये डैम का जो सेंटर है उसके बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ से सेंटर की डिस्टेंस है b/2, यहाँ से लोडिंग का जो सेंट्रोइड है उसकी डिस्टेंस है b/3, तो इनके बीच की डिस्टेंस आ जाएंगी एसेंट्रिसिटी b/2 माइनस b/3, तो ये आ जाएगा b/6। तो सिग्मा हो जाएगा सिग्मा W, टोटल जो लोड है वेट है उसका डैम का, डिवाइडेड बाई b प्लस माइनस E की जगह b/6 लिखेंगे यहाँ पे 6/b। तो ये एक तो आ जाएगा 0, एक आएगा 1 + 1 2। तो ये वाला सेक्शन हील है, ये वाला सेक्शन टो है, तो इधर की साइड तो कंप्रेशन आएगा, लोडिंग है वो इधर की साइड एसेंट्रिसिटी पे है और इधर की साइड आएगा टेंशन। तो हील पे तो लोडिंग हो जाएगी, कंप्रेशन और कंप्रेशन ऐड होके 2 आ जाएगा 2 सिग्मा W/B, और टो पे आ जाएगी 1 - 1 0। तो ये डैम सेक्शन है, ये वाला हील है, यहाँ पर आ रहा था 2W/B और ये टो है, यहाँ पर आ रहा है 0, तो सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 में दिया है कि अगर कैनाल का बेड लेवल है वो 110 मीटर है और रिवर का हाई फ्लड लेवल है ये 111 मीटर है। ये कैनाल का बेड लेवल है, इससे थोड़ा सा ऊपर है वो हाई फ्लड लेवल है रिवर का। हाई फ्लड लेवल है उसको थोड़ा सा नीचे लाना है हमें, तो हमें साइफोनिक फ्लो करवाना पड़ेगा, साइफोनिक एक्शन होगा। और कैनाल है वो ऊपर ही रहेगा, ड्रेनेज है वो नीचे से जाएगा, तो ये साइफन एक्वेडक्ट होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 133 में दिया है कि अपलिफ्ट प्रेशर है किसी पॉइंट पे वो 3.75 मीटर है, रिलेटिव डेंसिटी कंक्रीट की 2.5 है, तो फ्लोर की रिक्वायर्ड मिनिमम थिकनेस क्या होगी। तो ये मिनिमम थिकनेस हम इस तरीके से निकालते हैं कि इसका वेट है वो अपलिफ्ट प्रेशर है उसको रेजिस्ट कर पाए, और T इक्वल आता है H/G-1 के। तो H की वैल्यू 3.75 डिवाइडेड बाई 2.5 प्लस 1, सॉरी 2.5 माइनस 1, इसको जब सोल्व करोगे तो 2.5 मीटर, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 में दिया है कि कोई ट्रायंगुलर चैनल है जिसका साइड स्लोप है m हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल है, फ्रॉड नंबर है वो क्या होगा। तो चाहे तो आप ट्रायंगुलर का डायरेक्टली याद भी रख सकते हो, अगर आप ज्यादा फॉर्मूले याद नहीं रखना चाहते तो आप ये सिंपल जनरलाइज्ड इक्वेशन याद रख सकते हो जो सबके लिए एप्लीकेबल होती है। अब यहाँ पे एफ स्क्वायर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि Q/A को हमने V से रिप्लेस कर दिया, तो V² T/GA, रूट ले लेते हैं दोनों साइड, तो V तो बाहर आ गया, अंदर आ गया T/GA का रूट। ट्राइंगुलर सेक्शन है इस तरीके से, तो विड्थ अगर y है तो टॉप, सॉरी डेप्थ है वो y है तो टॉप विड्थ हो जाएगी m हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल, तो वर्टिकल 1 है तो हॉरिजॉन्टल m होगा, वर्टिकल y है तो ये हॉरिजॉन्टल my हो जाएगी, टोटल टॉप विड्थ हो जाएगी 2my।
एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू 2my इंटू वाई, जो आ जाएगा my²। तो यहाँ पे आ जाएगा v इंटू 2my अपॉन g इंटू my का स्क्वायर। तो यहाँ पर m तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा v इंटू √2 अपॉन √gy, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 135 में दिए है कि ग्रेविटी डैम पर जो वेव एक्शन के कारण जो टोटल फोर्स लगेगा वो कितनी हाइट पे एक्ट करेगा। तो ये अगर डैम है और यहाँ पर ये वाटर स्टोर किया हुआ है, तो अगर वेलोसिटी विंड की बहुत हाई है तो यहाँ पर वेव्स बनेंगी, शीरिंग एक्शन होगा और उसके कारण वेव का फॉर्मेशन होगा, और इन वेव्स के कारण वाटर प्रेशर है उसमें इंक्रीज होगा, और ये वेव प्रेशर एक्ट करता है 3/8 HW डिस्टेंस पे, और ये डिस्टेंस है फ्री वाटर सरफेस से, रेजर्वोयर का जो सरफेस है उससे, और SW जो वेव बन रही है उसकी हाइट है। तो सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 136 में दिए है कि एक हाइड्रोलिक जंप फॉर्म हो रहा है, फ्रॉड नंबर की वैल्यू 10 है, तो सीक्वेंट डेप्थ रेशियो है वो क्या होगा। तो ये रिलेशन होता है सीक्वेंट डेप्थ रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक जंप में 1 + 8 FR 1 का स्क्वायर का रूट -1। तो यहाँ पे फ्रॉड नंबर की हम वैल्यू रख देंगे 1 + 8 इंटू 10 का स्क्वायर, इसका रूट -1, और इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 14, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 137 है, फिर से आ गया ये डैम में से जो सीपेज लॉस होता है फ्लो नेट से जिसको निकालते हैं। तो Q इक्वल होता है KHNF अपॉन ND। K की वैल्यू यहाँ पर है 4 इंटू 10⁻⁻5 इंटू H की वैल्यू यहाँ पर होगी 6, NF की वैल्यू है 6, ND है 16, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻5, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 139 में दिए है कि एलुवियल मैन मेड चैनल होगा, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी। तो अगर कोई लाइन सेक्शन है कैनाल का तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 1, क्योंकि उसमें डेप्थ ही चेंज हो सकती है, उसकी बाकी जो डायमेंशंस हैं विड्थ वगैरह वो कांस्टेंट रहती हैं। बट एलुवियल चैनल की अगर हम बात करें तो उसकी विड्थ भी चेंज हो सकती है, उसकी डेप्थ भी चेंज हो सकती है, उसका बेड स्लोप भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, तो सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 140 में दिया है कि वियर के अपस्ट्रीम में जो राइज होगा मैक्सिमम फ्लड लेवल में, वियर को कंस्ट्रक्ट करने के कारण वो क्या होता है, तो इसको एफ्लक्स बोला जाता है, बी आंसर होगा। जैसे कि ये वियर का स्ट्रक्चर है, इनिशियली जो वाटर लेवल था वो इस तरीके से था रिवर में, इसके कारण क्या होगा कि अब जो टॉप जो सरफेस है वाटर फ्लो है उसकी वो इस तरीके से जाएगी, वियर बनने के कारण यहाँ पर राइज होगा, तो इस डिस्टेंस को बोला जाता है एफ्लक्स या राइज इन वाटर लेवल। क्वेश्चन नंबर 142 में दिया है कि कैनेडीज थ्योरी की शॉर्ट कमिंग क्या क्या है। तो ये सारी लिमिटेशंस थी कैनेडीज थ्योरी की, कि एक तो इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड था, तो बहुत ही ज़्यादा टीडियस टास्क था डिजाइन करना। दूसरा, बेड स्लोप के लिए कोई इक्वेशन नहीं दी गई थी, और कटर ने जो इक्वेशन डिराइव की थी वही यहाँ पर फिर यूज की गई। चैनल विड्थ और डेप्थ है, इनके रेशियो का कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं था, और सिल्ट ग्रेड और सिल्ट चार्ज की प्रॉपर डिफाइनेशन नहीं थी, डिफाइन नहीं किया था उसको प्रॉपर, और जो सिल्ट ट्रांसपोर्टेशन की कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना है उसको फुली काउंट नहीं किया गया, और ओनली क्रिटिकल वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है उसी में इसको पूरा कंसिडर किया गया। तो यहाँ पर B/D का रेशियो नेग्लेक्टेड था, और स्लोप के लिए इक्वेशन नहीं थी, दोनों ही शॉर्ट कमिंग है, तो सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 143 में दिए है कि ग्रेविटी डैम है, उसमें अगर टेल वाटर प्रेजेंट है तो स्ट्रेसेस पर क्या इफेक्ट आएगा, और इफेक्ट यहाँ पर पूछा है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पे और शियर स्ट्रेसेस पे। तो ये कोई डैम का सेक्शन है जिसमें यहाँ पे डाउन स्ट्रीम का फेस है, वर्टिकल के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है। यहाँ पे अगर ये हम एक छोटा सा एलिमेंट लें, जो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर से शो किया हुआ है ट्राइंगल, तो इस पर स्ट्रेसेस कुछ इस तरीके से आ रहे होंगे, इधर से स्ट्रेसेस आ रहे होंगे PD, और इधर से भी स्ट्रेसेस लग रहे होंगे बॉटम पे। तो अब टॉप पे जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होंगे उसका फॉर्मूला होता है ये PD, यहाँ पर डाउनस्ट्रीम में जो स्ट्रेसेस लग रहे हैं वो है, डाउनस्ट्रीम में स्ट्रेसेस लगेंगे अगर डाउनस्ट्रीम में कोई वाटर होगा तो,
और सी स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है ये। तो दोनों फॉर्मूले में माइनस पीडी की टर्म आ रही है, मतलब अगर डाउनस्ट्रीम में वाटर अवेलेबल होगा तो डाउनस्ट्रीम के जो फेस है उस पर कुछ स्ट्रेसेस आएंगे उसके कारण, और वो पीडी होंगे, और उसके कारण सिग्मा की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, टॉ की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। और ऐसा थोड़ा लग भी रहा होगा कि अपस्ट्रीम में जो वाटर है मैक्सिमम स्ट्रेसेस उसके कारण आ रहे हैं, तो डाउनस्ट्रीम में कोई वाटर होगा तो उसको बैलेंस करेगा और जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं उनको रिड्यूस करेगा। तो डी हो जाएगा डिक्रीज द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, डिक्रीज द शियर स्ट्रेसेस। क्वेश्चन नंबर 144 में दिया है कि अपस्ट्रीम पाइल है, उसकी अगर डेप्थ डी है तो हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ लॉन्चिंग अप्रेन है, ये क्या होगा, कितनी वैल्यू होगी इसकी। तो कोई भी एम्बैंकमेंट हम इस तरीके से बनाते हैं तो उसको हम इरोजन से सेव करने के लिए यहाँ पर ये स्टोन की पिचिंग कर देते हैं। अब जब हम पिचिंग करते हैं तो अगर हमने यहीं तक पिचिंग करके छोड़ दिया तो टो जो है ये स्टेबल नहीं होगा, तो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इस तरीके से पिचिंग इधर भी करी जाती है हॉरिजॉन्टल, और इसको बोला जाता है लॉन्चिंग अप्रेन। और इसकी जो ये लेंथ रखी जाती है ये होती है 1.5 डी। डी यहाँ पर ये जो डेप्थ है अपस्ट्रीम में, जो स्काउट डेप्थ है वो है, तो बी हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 145 में दिया है कि गैरेट्स डायग्राम है किस पर बेस्ड है, तो ये कैनेडीज थ्योरी है उस पर बेस्ड है, और कैनेडीज थ्योरी में ही ट्रायल एंड एरर था और कॉम्प्लिकेटेड थी कैलकुलेशंस, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए गैरेट्स डायग्राम थे ये बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 146 में दिया है कि मोस्ट इकोनॉमिकल ट्राइंगुलर चैनल है, उसमें क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होगा अगर डिस्चार्ज है वो 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। तो एफ आर इक्वल होता है क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब के, क्यू यहाँ पर है 1, और मोस्ट इकोनॉमिकल ट्राइंगुलर चैनल है तो उसमें ये वाला एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है, कंडीशन है मोस्ट इकोनॉमिकल ट्राइंगुलर चैनल की, तो ये 90 है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये y है तो यहाँ पर ये भी y होगा, ये भी y होगा। अब एरिया आप इसका निकाल सकते हो, हाफ इंटू 2y इंटू वाई, तो एरिया आ गया y स्क्वायर, टॉप विड्थ आ गई 2y। अब इस फॉर्मूले में आप रख सकते हो। अब यहाँ पर क्रिटिकल डेप्थ पूछी है तो फ्रॉड नंबर है वो 1 के इक्वल हो जाएगा, तो v स्क्वायर, तो q यहाँ पर दिया गया है तो 1 रख देंगे, t की जगह हम रख देंगे 2y, g हो गया 9.8, a की जगह हम रखेंगे y स्क्वायर, तो a का क्यूब है तो y रेज टू पावर 6 आ गया, दिस शुड बी इक्वल टू 1, तो y रेज टू 5 आ गया 1 अपॉन 9.8 के। क्वेश्चन नंबर 147 में दिया है कि एक 2 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है जिसमें यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है 2 मीटर डेप्थ पे, वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो √2g है, बिना किसी अफ्लक्स के अकर हुए मैक्सिमम हाइट ऑफ जंप है वो कितना हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला होता है E1 माइनस EC। E1 यहाँ पर जो ये डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग जो फ्लो हो रहा है उसकी स्पेसिफिक एनर्जी है, और EC है वो क्रिटिकल फ्लो की स्पेसिफिक एनर्जी है। अगर हाइड्रोलिक जंप है उसकी हाइट इतनी होगी तब तक अफ्लक्स नहीं अकर होगा, तो हमें डिफरेंस निकालना है इन दोनों का। तो E1 हो जाएगा स्पेसिफिक एनर्जी y1 प्लस v1 स्क्वायर अपॉन 2g, y1 की वैल्यू दी है 2, v1 है √2g का स्क्वायर, तो √2g का स्क्वायर अपॉन 2g, तो ये आ जाएगा 2 + 1 3 मीटर। और इसी तरीके से हम EC निकाल लेंगे, EC इक्वल होता है 3/2 YC के, और YC हमें निकालना पड़ेगा, YC का फॉर्मूला होता है q स्क्वायर g रेज टू पावर 1/3। Q है ये डिस्चार्ज है पर यूनिट विड्थ, तो वेलोसिटी √2g है, डेप्थ ऑफ फ्लो 2 है तो पर यूनिट डिस्चार्ज ये हो जाएगा रेज टू पावर 1/3, ये डिवाइडेड बाई g होल रेज टू पावर 1/3। इसे सॉल्व करके जब YC निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 2 रेज टू पावर 1/3, तो 2 का क्यूब रेज टू पावर 1/3 तो 2 आ गया, तो ये आ गया 2 मीटर YC की वैल्यू। अब यहाँ से EC हो जाएगा 3/2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 3 मीटर, तो E1 था 3 मीटर, EC भी आ गया 3 मीटर, तो हाइट ऑफ जंप विदाउट कॉजिंग अफ्लक्स विल बी E1 माइनस EC जो कि आ जाएगा 0, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 148 में दिया है कि हार्डली ग्रेडियंट लाइन है, ये सेंटर लाइन से अबू होगी, एनर्जी ग्रेड लाइन से नीचे होगी,
या नेवर अबव द एनर्जी ग्रेडियंट लाइन होगी, क्या होगी? हार्डली ग्रेडियंट लाइन रिप्रेजेंट करती है P/W प्लस जेड जो हेड है उसको, और एनर्जी लाइन रिप्रेजेंट करती है P/W प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g को। तो हार्डली ग्रेड लाइन है ये टोटल एनर्जी लाइन से तो हमेशा नीचे ही होगी, क्योंकि वेलोसिटी हेड तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो बी करेक्ट होगा, नेवर अबव द एनर्जी ग्रेड लाइन। क्वेश्चन नंबर 149 में दी है कि कैनाल है वो फ्लो हो रही है, डिस्चार्ज है 64 मीटर क्यूब पर सेकेंड, लेसिज सिल्ट फैक्टर है 1, तो बेड स्लोप क्या होगा? तो लेसिज जो इक्वेशन है इनमें ये फॉर्मूला होता है एस का, f⁵ 5/3 q⁴ 1/6, और इसमें ये अगर रखोगे f तो 1 है, q की वैल्यू है 64, इसकी पावर करोगे 1/6 तो आ जाएगा 2, तो 1/3340 इंटू 2 6680 आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 150 में दिया है कि रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब है वो कैसे एक्ट करती है, तो ये रिजिड डायफ्राम होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 151 में दिया है कि कोई आरसीसी स्ट्रक्चर है, उसमें 100 क्यूबिक मीटर की कंक्रीटिंग करनी है, तो आईएस कोड के अकॉर्डिंग मिनिमम कितने नंबर ऑफ सैंपल हैं वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे? तो क्वांटिटी ऑफ कंक्रीटिंग अगर 1 to 5 है तो 1 सैंपल लेते हैं, 31 to 50 है तो 4 लेते हैं, और 51 से अबव है तो 4 तो लेते ही लेते हैं, और एडिशनल 50 मीटर क्यूब के लिए एक सैंपल लिया जाता है। तो अगर 100 है तो 50 के लिए हो गए 4 तो, और एडिशनल 50 मीटर क्यूब और है तो एक सैंपल इसके लिए और लेंगे, तो टोटल 5 होंगे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 152 में दिया है कि कंक्रीट की वर्केबिलिटी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर वाटर कंटेंट को बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली जो वर्केबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। टेम्परेचर को बढ़ाने से वर्केबिलिटी इंक्रीज ना होकर डिक्रीज होगी, क्योंकि एक तो वाटर जो इवोपोरेट हो रहा था वो अब फास्ट होगा, और थोड़ी सी रिएक्शंस जो सेटिंग है वो भी फास्ट हो जाएगी, तो जो अवेलेबल वाटर है वो कम बचेगा। थर्ड में दिया है इंक्रीजिंग द यूज ऑफ फ्लेकी एंड एलोंगेटेड पार्टिकल्स। तो राउंडेड एग्रीगेट्स अगर हम यूज करते हैं तो उनका सरफेस एरिया कम होता है, तो जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस मिलता है वो कम मिलता है, और मिक्सिंग इजी रहती है, वर्केबिलिटी अच्छी रहती है। इसके अपोजिट अगर हम फ्लेकी और एलोंगेटेड एग्रीगेट्स लेते हैं तो इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा मिक्सिंग में, और वर्केबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ओनली फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्वेश्चन 153 में दिया है कि फ्री स्ट्रेस कंक्रीट है, ये सिलेंड्रिकल पाइप्स के केस में ज़्यादा डिजायरेबल है। अगर सिलेंड्रिकल पाइप्स में कौन सा प्रेशर लग रहा है? तो अगर कोई इंटरनल प्रेशर लग रहा है जो कंक्रीट की पाइप्स हैं उनमें, तो वहाँ पर सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेसेज आएंगे और हूप स्ट्रेसेज आएंगे जो कि टेंसाइल नेचर के हैं। तो वहाँ पे प्री स्ट्रेस कंक्रीट यूज़ करना सबसे इफेक्टिव रहता है, क्योंकि प्री स्ट्रेस कंक्रीटिंग में हम पहले से ही कंप्रेसिव स्ट्रेसेज इंड्यूस करवा देते हैं कंक्रीट में, ताकि टेंसाइल स्ट्रेसेज आए तो वो टेंसाइल स्ट्रेसेज को बैलेंस आउट कर दें। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 154 में दिया है कि बीम्स में क्रैकिंग को कंट्रोल करने के लिए जो साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो डेप्थ किससे एक्सीड हो तो करते हैं, तो ये 750 mm होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 155 में दिया है कि IS 4562,000 जो है उसमें कंक्रीट स्ट्रक्चर्स का अगर हम डिजाइन करते हैं तो M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा? तो EC जो होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल होता है 5000 इंटू रूट FC के, FC के 25, तो ये 5 आ जाएगा 25,000, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 156 में दिए है कि IS 4562,000 के अकॉर्डिंग रेक्टेंगुलर कॉलम में जो मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट होता है वो कितना होता है? तो दो क्राइटेरिया है इसका, एक तो कि टोटल एरिया का 0.8% होना चाहिए, दूसरा अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो कम से कम 4 बार हम प्रोवाइड कराते हैं, और कॉलम्स में रेस्ट्रिक्शन है कि जो डाया है बार्स का वो 12 mm से कम नहीं होना चाहिए, 12 mm की 4 बार्स तो मिनिमम हमें प्रोवाइड करवानी ही होंगी। तो ये दोनों ही हैं, इनमें जो ग्रेटर होगा वो मिनिमम रेनफोर्समेंट होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 157 में दिया है कि रेनफोर्समेंट कंक्रीट बीम में जब हम शियर रेनफोर्समेंट का डिजाइन करते हैं तो कंक्रीट की शियर स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है?
तो कंक्रीट की डिजाइन शियर स्ट्रेंथ होती है, ये उसमें जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया उस पे भी डिपेंड करती है और ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर भी डिपेंड करती है। इस तरीके से टेबल दी हुई है, अगर M15 की कंक्रीट है और रेनफोर्समेंट है वो 1.5% है, तो ये होगी डिजाइन शियर स्ट्रेंथ, तो बी होगा। क्वेश्चन 158 में दिया है कि कोई बैलेंस सेक्शन है लिमिट स्टेट ऑफ फ्लेक्चर का, तो उसमें एक्सट्रीम फाइबर है, उसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी कंक्रीट के लिए और स्टील के लिए, जो टेंशन में स्टील है। तो कंक्रीट के लिए होती है 0.0035 और स्टील के लिए होती है Fy अपॉन 1.15 ES प्लस 0.002। तो Fy के लिए यहाँ पर ये वैल्यू 415 रख देंगे इंटू ES प्लस 0.002। तो इसको सोल्व करोगे तो 0.0038 आएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159 में दिया है कि एक फुटिंग है जो कि कॉलम को सपोर्ट कर रही है, तो उसमें बेंडिंग मोमेंट के लिए क्रिटिकल सेक्शन है वो कौन सा होगा जिस पर बेंडिंग मोमेंट है वो मैक्सिमम हो। तो ये जैसे कॉलम है और इस तरीके से ये नीचे फुटिंग है, अब इसमें जो स्ट्रेसेस नीचे से लग रहे होंगे, जो प्रेशर वो लग रहा होगा वो इस तरीके से एक्ट कर रहा होगा, तो यहाँ तक तो बेंडिंग मोमेंट इंक्रीज होगा। इसके बाद क्या होगा, अब कॉलम से जो लोड ट्रांसफर हो रहा है वो भी आ जाएगा इधर इस तरीके से, तो इससे जब हम इधर की तरफ जाएंगे तो फिर बेंडिंग मोमेंट है वो वापस से डिक्रीज होने लग जाएगा। तो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, जो कॉलम है उसके फेस पे, उसके एज पे, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161 में दिए है कि टू वे स्लैब के जो डिसकंटिन्यूअस एजेस हैं वहां पे नेगेटिव मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए कितनी लेंथ तक हम रेनफोर्समेंट को एक्सटेंड करते हैं। अगर एल है वो इफेक्टिव स्पैन ऑफ स्लैब है, तो जो डिसकंटिन्यूअस एजेस होते हैं उनमें नेगेटिव मोमेंट आ सकता है और उसको रेजिस्ट करने के लिए जो टोटल रेनफोर्समेंट है, जो टेंशन रेनफोर्समेंट, उसका 50% है वो एक्सटेंड किया जाता है और ये 0.1 L की लेंथ तक एक्सटेंड करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 163 में दिए है कि कोई पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेसिंग मेंबर है, तो उसमें मिनिमम ग्रेड ऑफ डिजाइन मिक्स कंक्रीट कौन सा यूज करेंगे। तो पोस्ट टेंशनिंग के लिए होता है M30 और प्री टेंशनिंग के लिए होता है M40, तो पोस्ट टेंशनिंग है तो डी हो जाएगा। क्वेश्चन 164 में दिए है कि पोस्ट टेंशन मेंबर है उसमें 8 डेज के बाद में श्रिंकेज स्ट्रेन कितना आएगा। तो पोस्ट टेंशनिंग में श्रिंकेज स्ट्रेन होता है 0.0002 डिवाइडेड बाई log t+2। यहाँ पर t है, ये टाइम है डेज में, तो 8 डेज का पूछा है तो log 10 हो गया, नीचे तो 1 बन जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁻⁴, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 165 में दिया है कि कोई सर्कुलर स्लैब है जिसपे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है W पर यूनिट एरिया, पॉइजन्स रेशियो 0 एज्यूम करना है, तो मैक्सिमम रेडियल मोमेंट क्या होगा पर यूनिट विड्थ ऑफ स्लैब। इलास्टिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रेडियल मोमेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है ये W/16 3 + म्यू, म्यू यहाँ पर पॉइजन्स रेशियो है, A² - R²। स्मॉल r यहाँ पर डिनोट कर रहा है कि जिस पॉइंट पे हमें स्ट्रेसेस निकालने हैं उसकी सेंटर से कितनी डिस्टेंस है, तो हमें मैक्सिमम निकालने हैं तो हम r की वैल्यू 0 रख देते हैं, म्यू की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो ये आ जाएगा W/16 × 3 × A², WA²/16, ए की जगह यहाँ पर रेडियस r दिया, हम r लिख देंगे, तो सी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 166 में दिया है कि आरसी कॉलम है वो बाईएक्सियल बेंडिंग है उसे सब्जेक्टेड है, तो उसको हम किस किस के लिए डिजाइन करेंगे। तो कॉलम है उस पर लोड लग रहा है, इस तरीके से ये कॉलम है, अब अगर इसमें लोड यहाँ पर लग रहा है तो इस वाली एक्सिस के अबाउट ही बेंडिंग मोमेंट आएगा, ये वाई एक्सिस वाली जो है इसके अबाउट तो कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं आएगा। बट अगर लोड यहाँ पर लग रहा है तो इस पॉइंट पर लोड लगने के कारण इस एक्सिस के अबाउट भी बेंड होगा, इस एक्सिस के अबाउट भी बेंड होगा और कंप्रेशन भी आएगा लोड जो ट्रांसफर हो रहा है उसके कारण, तो फिर हम तीनों के लिए डिजाइन करेंगे, दोनों एक्सिस के अबाउट जिनके अबाउट बेंड हो रहा है और जो एक्सियल जो लोड आ रहा है उसके लिए भी, तो डी होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 167 में दिया है कि IS 456-2000 के अकॉर्डिंग जब हम आरसी फाउंडेशंस को डिजाइन करते हैं तो 3 क्रिटिकल सेक्शंस होते हैं, एक बेंडिंग मोमेंट का, एक वन वे शियर का, एक टू वे शियर का, तो इसमें डेप्थ कौन सी लेते हैं, तो इफेक्टिव डेप्थ ही लेते हैं हम,
और क्रिटिकल सेक्शंस होते हैं वो वन वे शेयर में होता है कि जो फेस ऑफ कॉलम है उससे डी डिस्टेंस पे डी इफेक्टिव डेप्थ है, और जो पंचिंग शेयर है टू वे शेयर भी बोला जाता है जिसको, वो कॉलम से इस तरीके से d/2 डिस्टेंस पे एक हम पेरीफेरी बनाते हैं, ये d/2 डिस्टेंस पे है और इसके अलोंग मेजर करते हैं। तो ये होगा यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ। क्वेश्चन नंबर 168 में दिया है कि कंक्रीट कॉलम के लिए मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो कितना अलाउड है। तो IS 456 है कंक्रीट के लिए कोड, और इसमें जो स्लेंडरनेस रेशियो डिफाइन किया हुआ है वो है कि इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय लीस्ट लेटरल डायमेंशन। और IS 456 का जो क्लॉज है 25.3, उसमें डिफाइन किया हुआ है कि अनसपोर्टेड लेंथ है जो एंड स्टैंड के बीच में वो 60 टाइम्स द लीस्ट लेटरल डायमेंशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसे एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर डी होगा। अगर किसी स्पेशल केस के लिए जो अनसपोर्टेड लेंथ को इफेक्टिव लेंथ के इक्वल लें तो दिस डिवाइडेड बाय लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ये होगा स्लेंडरनेस रेशियो, और इस क्लॉज के अकॉर्डिंग ये 60 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 169 में दिया है कि प्री स्ट्रेसिंग का जो प्री टेंशनिंग मेथड होता है इसमें पोस्ट टेंशनिंग मेथड के कंपेरेटिवली लॉसेज है वो कम होते हैं कि ज़्यादा होते हैं। तो प्री टेंशनिंग में लॉसेज ज़्यादा होते हैं, कुछ ऐसे लॉसेज हो हैं जो सिर्फ प्री टेंशनिंग में ही होते हैं, पोस्ट टेंशनिंग में नहीं होते हैं। जैसे कि ये केबल है, इसको स्ट्रेच किया हुआ है तो टाइम के साथ में इसमें इलास्टिक शॉर्टनिंग होगी, और जब कंक्रीट इसमें डालेंगे तो उतना लोड कम ट्रांसफर करेगी कंक्रीट पर। ये पोस्ट टेंशनिंग के केस में नहीं होता, उसमें हम पहले कंक्रीट फिल करते हैं और उसके बाद में जो केबल है उसको स्ट्रेच करते हैं। तो यहाँ पर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 170 में दिया है कि कॉलम हेड्स होते हैं ये कहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो फ्लैट स्लैब जो होती है उन पे कॉलम हेड प्रोवाइड करते हैं। फ्लैट स्लैब वो स्लैब है जो कि डायरेक्टली कॉलम्स पे सपोर्टेड होती है, वहां पर बीम नहीं होती है, और इस तरीके से होता है कॉलम हेड कि ये कॉलम था, इसके ऊपर इस तरीके से ये हेड दे दिया, ये बढ़ा दिया यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो डी हो गया। क्वेश्चन 171 में दिया है कि फ्लैट स्लैब है उसकी मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम थिकनेस होती है फ्लैट स्लैब के लिए 125 mm, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 172 में दिया है कि एल है वो अनसपोर्टेड लेंथ है कॉलम की, डी है वो लेटरल डायमेंशन है। तो IS 456 के अकॉर्डिंग मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी क्या रखते हैं जिसके लिए हम कॉलम को डिजाइन करते हैं। तो ये होता है L/500 प्लस D/30 और 20 mm, जो भी इनमें से ग्रेटर होता है, तो ए हो जाएगा। क्वेश्चन 173 में दिया है कि IS 456 2000 के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड कंक्रीट है उसकी रेंज क्या है। M10 से M20 तक है ऑर्डिनरी कंक्रीट, 25 से 55 तक है स्टैंडर्ड कंक्रीट, और 60 से 80 तक है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, तो सी हो जाएगा। क्वेश्चन 174 में दिए है कि शियर स्ट्रिप्स है उनकी स्पेसिंग है वो कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है उसमें कैसे वेरी करती है। तो जैसे कि ये कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसका अगर हम SFD बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर शियर फोर्स मैक्सिमम है, फिर सेंटर पे 0 हो गया अगर सिमेट्रिक लोडिंग है तो, और यहाँ पर फिर से मैक्सिमम है। तो क्या होगा, सेंटर के आसपास जो शियर फोर्स है वो कम है, एजेस पे ज्यादा है, तो सेंटर के आसपास हम जो शियर रेनफोर्समेंट दे रहे हैं उनकी स्पेसिंग बढ़ा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोड आ रहा है वो कम आ रहा है, कम रेनफोर्समेंट से भी काम चलेगा यहाँ पर, तो स्पेसिंग है वो इंक्रीज हो जाती है सेंटर की तरफ, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 177 में दिए है कि बीयरिंग प्रेशर है उसकी इंटेंसिटी है वो थ्रू आउट कंप्रेसिव ही रहे, टेंसाइल स्ट्रेसेस ना आए, उसके लिए M/P है उसका रेशियो क्या होता है। तो M/P का रेशियो होता है एसेंट्रिसिटी, क्योंकि M इक्वल होता है P इंटू ई के, और एसेंट्रिसिटी की गाइडलाइन है कि एसेंट्रिसिटी है L/6 है उससे कम होना चाहिए, अगर इससे ज्यादा है तो टेंसाइल स्ट्रेसेस जाएंगे। तो M/P है, इसका रेशियो होना चाहिए L/6 से कम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 178 में दिया है कि मॉड्यूलर रेशियो है इसमें क्रीप का क्या इफेक्ट आएगा। तो मॉड्यूलर रेशियो है ये होता है ES/EC, और ES है ये इक्वल होता है EC/1 प्लस थीटा, और थीटा है ये टाइम के साथ वेरी करता है, 7 डेज पे थीटा की वैल्यू 2.2 होती है,
28 डेज पे 1.6 होती है और इसी तरीके से डिक्रीज होती रहती है। तो थीटा है वो डिक्रीज हो रहा है, तो ईसी की वैल्यू बढ़ेगी और ईसी की वैल्यू बढ़ने के कारण मॉडुलर रेशियो की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी, तो बी होगा। क्वेश्चन 179 में दिए है कि लिमिट स्टेट अप्रोच है, उसमें मेन रेनफोर्समेंट है, उसकी स्पेसिंग है, वो किसको ध्यान में रखते हुए उसकी गाइडलाइन दी गई है? तो क्रैकिंग को कंट्रोल करने के लिए जो स्पेसिंग है उसकी गाइडलाइन दी गई है, तो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 180 में दिया है कि डबली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम है, तो उसमें कंप्रेशन रेनफोर्समेंट है, उसका मैक्सिमम क्या एरिया होगा? तो ये यहाँ पर 2022 का पेपर 1 खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।